आखिर क्यों अगले महीने रिलीज होने वाली अजमेर 92 फिल्म से इस देश के बड़े बड़े मुस्लिम संगठनों के प्राण हलक में अटक गए हैं? क्यों मौलाना महमूद मदी और मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी जैसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर इस फिल्म को इस देश के मुस्लिमों के खिलाफ एक षड्यंत्र बता रहे हैं? सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह फिल्म इतिहास के उस काले अध्याय के बारे में बताने वाली है जिसे हमेशा से इस देश के इतिहास की किताबों से मिटा देने की कोशिश की गई और ये कोशिश आज भी जारी है। दरअसल ये फिल्म सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार को उजागर करने वाली है, जिसे अंजाम दिया था अजमेर दरगाह की देखरेख करने वाले मुस्लिमों ने। यह फिल्म उस राजनीतिक पार्टी और लोगों को उजागर करने वाली है जिन्होंने बलात्कारियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई। यह फिल्म उस पत्रकार की हत्या को उजागर करने वाली है जिसने दरगाह के चिश्तियों के इस रेप कांड से पर्दा हटाया था। और यह फिल्म इस देश के लचर या फिर आप कह लीजिए घटिया कानून व्यवस्था को भी उजागर करने वाली है जो आज तक दोषियों को सजा नहीं दे पाई। तो आखिर कैसे अजमेर के मुस्लिमों ने एक घर से 4-4, 5-5 हिंदू लड़कियों और औरतों को अपने बलात्कारी षड्यंत्र का हिस्सा बनाया, जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। 15 मई 1992 सुबह का समय था। दैनिक नवज्योति नाम की एक लोकल न्यूज़पेपर बढ़ती है और पूरे अजमेर में भगदड़ मच जाता है। कारण था उस पेपर में छपे वस्त्रहीन हिंदू लड़कियों के फोटोग्राफ्स। पूरे अजमेर में प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन चालू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। अगले दिन यानी कि 16 मई को फिर से बाकी दूसरी लड़कियों के वस्त्रहीन तस्वीरें छपती हैं और इसी के साथ ये खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है अजमेर के सोफिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली एक 9वीं क्लास की लड़की और अजमेर शरीफ दरगाह की देखरेख करने वाली खादिम परिवार के फारूक चिश्ती से। जो तरीके आज के समय में मुस्लिम लड़के अपनाते हैं किसी दूसरे धर्म की लड़कियों को फंसाने के लिए, वही तरीका फारूक चिश्ती ने भी अपनाया सोफिया गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली उस 9वीं क्लास की लड़की को फंसाने के लिए, यानी कि नाम और धर्म बदलकर लड़की से मिलना। फारूक चिश्ती लड़की से दोस्ती करने के बाद उसे अपने फार्म हाउस पे ले जाता है। वहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बहाने फारूक लड़की की कुछ अश्लील फोटो खींच लेता है और यहीं से शुरू होता है बाकी दूसरी नाबालिग लड़कियों की रेप का सिलसिला। फारूक और उसके दोस्त मिलकर इस 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को उसके अश्लील फोटो के जरिए धमकाते हैं कि अगर वो अपनी बाकी दूसरी सहेलियों की जान पहचान उनसे नहीं करवाएगी तो उसके वो फोटोग्राफ्स लोगों में बांट दिए जाएंगे। डर के कारण लड़की ने अपने सहेलियों की जान पहचान फारूक और उसके गैंग से कराई। फिर उन लड़कियों के साथ भी वही हुआ जो इस लड़की के साथ हुआ था। लड़की को फार्म हाउस पे ले जाना, बलात्कार करना, अश्लील तस्वीरें लेना, ब्लैकमेल कर उसकी बहन भाभी या सहेलियों को फार्म हाउस पे लाने को कहना और उन लड़कियों के साथ भी यही घृणित कृत्य करना। रिपोर्ट्स के अनुसार दरगाह के मुस्लिमों ने 11 वर्ष की बच्चियों तक को भी नहीं छोड़ा। सोफिया गर्ल्स स्कूल और सोफिया गर्ल्स कॉलेज का नाम इसलिए आता है क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियां इन्हीं दो संस्थाओं से थी। इनमें पढ़ने वाली लड़कियां भी IAS IPS जैसे घरों से आती थी और जिन लड़कियों का बलात्कार हुआ था उनमें IAS IPS की बेटियां भी शामिल थी। अगर आप पूरी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि चिश्तियों के निशाने पे सिर्फ हिंदू लड़कियां ही थीं। ऐसा नहीं था कि पुलिस प्रशासन को इसकी भनक नहीं थी, उन्हें ये सब बातें पहले से ही मालूम थी, लेकिन वो जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे क्योंकि इसमें शामिल लोगों की पहचान या तो बहुत ऊपर तक थी या फिर वो खुद आला दर्जे के लोग थे। जैसे कि इस कांड के मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो वही नफीस चिश्ती कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट और अनवर चिश्ती कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी था। फारूक, नफीस और अनवर लड़कियों की फोटो के रील को जिस स्टूडियो में धुलने के लिए भेजते थे वह भी चिश्ती के दोस्त और किसी मुसलमान समुदाय का ही था। उसने भी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल कर लड़कियों का भरपूर शोषण किया। ये भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते गए। आखिरी में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए और बलात्कारियों की संख्या 3 से बढ़कर 54 हो गई। इनमें लैब के मालिक के साथ साथ निगेटिव से फोटोज डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी शामिल था। ये ब्लैकमेलर स्वयं तो बलात्कार करते ही थे, साथ में अपने अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इसमें शामिल कर लेते थे। जिन्हें मौका मिला उन्होंने इन लड़कियों का शोषण किया। अजमेर के बच्चे तक को शहर में चल रहे इस नंगे नाच के बारे में मालूम था। ये भी मालूम था कि ये नाच करवा कौन रहा है, लेकिन डर के कारण कोई भी सामने आने को तैयार न था। जो आवाज उठाने की कोशिश भी करता उन्हें शांत कर दिया जाता। अधिकारियों ने सांप्रदायिक हिंसा का
हवाला देकर आरोपियों को अपने अंतिम सांसों तक बचाया। अजमेर शरीफ दरगाह के मुस्लिमों का खौफ इतना था कि जिन लड़कियों की फोटोज खींची गई थी उन्होंने थाने जाने के बजाय सुसाइड करना उचित समझा। एक बार में 6-7 लड़कियों ने आत्महत्या की, लेकिन फिर भी न सोसाइटी आगे आई न ही उनके परिवार वाले। सभी सुसाइड करने वाली लड़कियां नाबालिग और 9वीं 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाली थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 250 से ऊपर लड़कियों को चिश्तियों ने अपने हवस का शिकार बनाया। ये लड़कियां किसी गरीब मिडिल क्लास या बेबस घरों से नहीं बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से थी। न्यूज़पेपर में इस कांड का काला चिट्ठा खुलने के बाद कई लड़कियों ने तो अपनी आत्महत्या कर ली। आनन फानन में 4 लोगों को अजमेर की शांति भंग करने की कोशिश में गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उन्हें 2 दिन के बाद ही बेल मिल गई। फोटो और वीडियोज के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी गई। इनसे जाकर बात की गई, केस फाइल करने को कहा गया, लेकिन सोसाइटी में बदनामी के डर से बहुत परिवारों ने मना कर दिया। 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई। बाद में धमकियां मिलने से इनमें से भी 10 लड़कियां पीछे हट गईं। इन लड़कियों को किसने धमकाया होगा ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतना तो आपको मालूम हो ही गया होगा कि चिश्तियों का कांग्रेस से गहरा रिश्ता था। 1992 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इसी समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था। 1993 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार तो आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सबूतों के साथ हेर फेर किया जा चुका था। बाकी बची 2 लड़कियों ने ही केस को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना, 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। 1998 में जाकर जिला कोर्ट ने 8 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन 3 साल बाद ही राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में इन 8 में से 4 आरोपियों को बरी कर दिया। फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे 4 आरोपियों की सजा घटाकर सिर्फ 10 वर्ष कर दी। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ माराडोना शामिल था। फारूक चिश्ती जो कि इस कांड का मुख्य आरोपी था, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो बॉलीवुड की किसी फिल्म की तरह कोर्ट में फारूक चिश्ती का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने का सर्टिफिकेट पेश कर 2007 तक सजा मिलने से उसे बचाया गया। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा तो दी, लेकिन 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने फारूक चिश्ती के आजीवन कारावास की सजा घटा दी और कहा कि यह जितनी अवधि तक जेल में रह चुका है वह पर्याप्त है और उसे रिहा कर दिया गया। जरा सोचिए किसी देश का कानून कितना घटिया और लचर हो सकता है कि वो 250 से ज्यादा लड़कियों का रेप करने वाले आरोपियों को सजा भी नहीं दे पाता। इस बलात्कार कांड के मुख्य अपराधी चिश्तियों में से कोई भी अब जेल में नहीं है। बाकी आप जोड़ते रह सकते हैं कि एक बलात्कार की सजा 10 साल तो लगभग 250 बलात्कार की सजा कितनी होगी, और ये 250 तो सिर्फ कागजी संख्या है। ऐसा कहा जाता है कि पीड़ितों की संख्या हजारों से भी ज्यादा है, क्योंकि ये कांड कई सालों से चल रहा था। बस उजागर ही 1992 में हुआ। जिन अखबारों ने लड़कियों के अश्लील फोटो छापे उनके ऑफिसों में लोगों की भीड़ लगी रहती थी ये जानने के लिए कि जिस लड़की का रिश्ता उनके घर आया है कहीं वो भी इन बलात्कार हुई लड़कियों में तो शामिल नहीं थी। आलम यह हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने बेटे की शादी अजमेर की लड़कियों से करना ही नहीं चाहता था। हमारे देश के लोग अक्सर यही समझते हैं कि जो सूफी मुसलमान होते हैं वो बाकी गैर मुसलमानों से अलग होते हैं, और वो ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि सालों से उनके दिमाग में यही बात फिट की गई है। आपको बतला दे इस रेप कांड को अंजाम देने वाले सूफी मुसलमान ही थे। ये वहीं के मुसलमान थे जहां आए दिन बॉलीवुड के कलाकार जाकर चादर चढ़ाते हैं और सेकुलर होने का सर्टिफिकेट लेते हैं। दिसंबर 2021 में अजमेर के पॉक्सो कोर्ट रूम में कुछ महिलाएं गुस्से में पुलिस और जजों से कह रही थी कि अब 30 वर्ष हो गए हैं, हम दादी नानी बन चुकी हैं, आप लोग क्यों बार बार बुलाते हैं हमें। उसी समय मौके पर उनका यौन शोषण करने वाले भी मौजूद थे। महिलाओं ने कहा अब हम सबका परिवार है, अब तो हमें बख्श दीजिए। ये महिलाएं कोई और नहीं वर्ष 1992 में सामने आए अजमेर रेप कांड की शिकार थीं। इसमें कोई शक नहीं कि उस दिन कोर्ट रूम में इन पीड़ित औरतों के बातों को सुनकर अपराधी मन ही मन इस देश के अंधे कानून पर हंस रहे होंगे और उसका धन्यवाद भी कर रहे होंगे। सालों से चले आ रहे इस केस में कई पीड़िताएं अपने बयानों से भी मुकर गईं। कईयों की शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, आखिर 3 दशकों में क्या कुछ नहीं बदल जाता। वीडियो अच्छी है या बुरी ये मैं नहीं पूछूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, इसलिए इसे लाइक भी जरूर कीजिएगा।